वर्ष 2025 का इंतजार खत्म हो गया है और फिजिक्स का नोबेल प्राइज आ चुका है जो गया है अमेरिका में। 3 वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है जॉन क्लार्के, एक का नाम है माइकल एच देवरत, एक का नाम है जॉन एम मार्टिनेस। इन तीनों को इस बार फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। देता कौन है इस नोबेल प्राइज को? इसे देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। क्या फील्ड रहा है इनका? इन्होंने खोजा है मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। काफी बड़ा नाम है। हाँ, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप यकीन मानिए, अगर थोड़ी देर वीडियो पे आप बने रहेंगे तो जरूरी नहीं कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी नॉलेज के लिए भी इस चीज को समझ सकते हैं। क्या मिलता है इस प्राइज के अंदर, नोबेल प्राइज के अंदर? तो इसमें मिलता है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। क्रोना वहां की करेंसी है, स्वीडन की। ये समझिए कि भारत के हिसाब से लगभग 10 करोड़ रुपए। एक गोल्ड मेडल मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है। कब से दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल थे स्वीडन के, उन्होंने अपनी एक विल बनाई थी जो 1895 में आई थी, जिसके अनुसार उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 94% दान कर दी थी, और उसी के क्रम में 1901 से ये नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो चलो समझते हैं इनके काम को। तो इनकी खोज में सबसे पहले वर्ड आता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है हिंदी में स्थूल। नहीं समझ में आया? यकीन कीजिए, समझाता हूं। मैक्रोस्कोपिक, क्योंकि जब क्वांटम मैकेनिक्स आई सबसे पहले 1900 में, मैक्स प्लांक क्वांटम मैकेनिक्स को लेके आए। तो जब मैक्स प्लांक इसे लेके आए तो क्वांटम मैकेनिक्स पे एक आरोप लगता था कि ये तो सिर्फ एक तरह की फिलॉसफी है, कहने का मतलब सिर्फ किताबों में ही काम करती रहती है। गलत भी नहीं थी उनकी बात। सन 1900 से लेकर और 1960 तक कुछ खास बना भी नहीं था, क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ दिया भी नहीं था। 1960 में पहले पर्सन थे जिनका नाम था टीएच मेमन। उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके लेजर बनाया। तो लेजर आने के बाद लोगों का थोड़ा सा भरोसा क्वांटम मैकेनिक्स पर हो गया, लेकिन उसके लिए भी, लेजर को समझने के लिए भी बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाना पड़ता है। माइक्रो मतलब बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे जाना पड़ता है। अब इन्होंने, जो ये 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बीड़ा उठाया, खासतौर पे जॉन क्लार्क ने, कि जो माइक्रो लेवल पे चीज है उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं मैक्रो लेवल पे करके दिखाऊंगा। यानी कोई ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ऐसा डेमो करके दिखाऊंगा कि लोगों को हाथों में कोई प्रैक्टिकल होगा और उसे वो देख के समझ पाएंगे कि हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स अब मैक्रो लेवल पे भी काम करने लगी है। इसका फायदा मिलेगा भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर। तो पहला वर्ड मैक्रोस्कोपिक समझ में आया। जो हमारी आम डेली लाइफ में चीजें होती हैं वो मैक्रोस्कोपिक होती है। अगला वर्ड आता है इसमें क्वांटम मैकेनिकल। क्वांटम मैकेनिकल, तो सबसे पहले तो मैं आपको क्वांटम वर्ड को ही बता दूं। क्वांटम का मतलब होता है, क्वांटा वर्ड से मिलके बना है। जैसे अगर आप किसी चीज को, जैसे आप चौक को तोड़ रहे हो तो 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा रख दो। आखिर में तोड़ते 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 आप सबसे छोटी चीज पर पहुंचोगे। किस पर पहुंचोगे? सबसे छोटी चीज पर। सबसे छोटी चीज को क्वांटा कहा जाता है। क्वांटा मतलब कोई चीज छोटी है तो कितनी छोटी है, हाउ मच। यहीं से क्वांटा है, यहीं से हमारा वर्ड बनता है क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि किसी चीज को जूम करते 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 जब आप लास्ट में रुकोगे तो आप क्वांटम लेवल पे पहुंचोगे। इसी चीज को यहाँ क्वांटम मैकेनिकल कहा गया है। अगला वर्ड होता है हमारा टनलिंग, जिसे हिंदी में सुरंगन कहा जाता है। ऐसा समझिए कि किसी दीवार के आर पार जाने के लिए आपने एक सुरंग बना दी। अब इसके साथ जब क्वांटम मैकेनिक्स जुड़ जाती है तो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग क्या होती है ये समझिए। जैसे आपके हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को अगर दीवार पे आप फेंक के मारोगे तो बॉल आपके हाथ में वापस आएगी, मीन्स बाउंस बैक करेगी, दीवार के आर पार नहीं जाएगी। क्लासिकल मैकेनिक्स, जो साधारण फिजिक्स है, वो यही कहती है कि हाँ, बॉल के अंदर उतनी एनर्जी नहीं है, उतनी ताकत नहीं है कि वो बॉल में से पेनिट्रेट कर जाए। लेकिन अगर बॉल को बहुत छोटे लेवल पे ले जाएं हम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे ले जाएं हम, तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि जब इतना छोटा पार्टिकल को आप किसी बैरियर या बाधा पे डालते हो तो वो उसके साथ लगातार कोलिजन करता है, टक्कर मारता है उस वॉल पे, तो उसके पेनिट्रेट करने की संभावना भी लगातार बनी रहती है। ये सब श्रोडिंगर इक्वेशन से समझाया जा सकता है। पोटेंशियल बैरियर पेनिट्रेशन या क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग मींस, अगर किसी के पास एनर्जी इतनी ना हो कि वो उसे तोड़ के दूसरी तरफ जा सके, फिर भी वो पार्टिकल उधर पाया गया है, तो कहा जाता है कि टनलिंग होगी। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो खूब होती थी,
जैसे मैं एग्जांपल दूं कि बिजली के दो तार हैं, इलेक्ट्रॉन तार में से बाहर आ नहीं सकता, लेकिन अगर दो तारों को छील के अगर उन्हें आपस में प्लस से ऐड दिया जाता है तो करंट चालू हो जाता है। यानी कि एक वायर में से इलेक्ट्रॉन निकला होगा और दूसरे वायर में एंटर किया होगा, यानी कि उसने अपने बैरियर को, अपनी बाधाओं को तोड़ा होगा, पेनिट्रेट किया होगा टनलिंग का। ये सबसे सिंपल एग्जांपल है। और भी देखिए कि अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के अंदर, उनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अपने न्यूक्लियस में से बाहर आ जाएं, लेकिन वो अंदर लगातार कोशिश करते रहते हैं और कहीं ना कहीं उसे न्यूक्लियस के अंदर की कोई वॉल बहुत कहीं से पतली दिखाई देती है और वहीं से पेनिट्रेट करके बाहर आ जाता है। ये भी टनलिंग का बहुत सटीक एग्जांपल है। ऐसे ही अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन एटम हमारा पोटेंशियल बैरियर में ही इसी तरह से क्या करता रहता है, टनल करता रहता है। तो ये छोटे लेवल पे तो क्वांटम मैकेनिक्स की टनलिंग चल रही थी, इसी को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर टनलिंग को डेमो करने का बीड़ा उठाया जॉन क्लार्क ने, जिसमें आके जुड़ गए देवव्रत भी, और उन्होंने साथ में ले लिया तीसरे रिसर्चर को भी, और देखिए 2025 का नोबेल प्राइज उन्हें मिला। क्या था उनका प्रयोग, आइए समझते हैं। 1980s में, यानी कि क्लियरली कहें तो 1984 में और 85 में उन्होंने क्या किया, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग को उन्होंने दिखाया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक सुपर कंडक्टर ले लिया, यहाँ पे एक सुपर कंडक्टर ले लिया, और उन दोनों के बीच में उन्होंने एक इंसुलेटर ले लिया, इंसुलेटर, जिसे जोसेफसन बैरियर कहा गया। सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं, सुपर कंडक्टर होता है हमारा कि जो मेटल्स होती हैं हमारी, वो एक डेफिनेट रेजिस्टेंस शो करती हैं। अगर मेटल को ठंडा किया जाए तो लगभग एब्सोल्यूट जीरो के आसपास जब आप पहुंचते हो तो इलेक्ट्रॉन कैटायन से टकराना अंदर बंद कर देते हैं और लगभग जीरो रेजिस्टेंस ऑफर होता है। यानी कि अगर आप सुपर कंडक्टर पर एक बैटरी लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे, अब उन्हें रोकने वाला कोई है नहीं, तो आप बैटरी हटा के उन तारों को आपस में भी जोड़ दोगे तो भी करंट लगातार फ्लो होती रहेगी। इसे सुपर कंडक्टर कहा जाता है, जिनका रेजिस्टेंस जीरो हो। तो उन्होंने दो सुपर कंडक्टर लिए जिनमें करंट फ्लो हो रही थी। अब हुआ क्या, यहां पर इन्होंने एक इंसुलेटर लगा दिया, तो जो चार्ज पार्टिकल इस तरफ थे वो पेनिट्रेट करके इस तरफ भी पाए गए, और जो चार्ज पार्टिकल इस तरफ थे वो पेनिट्रेट करके इस तरफ भी पाए गए। यानी कि इस प्रैक्टिकल को हाथ में भी देखा जा सकता है। हो गया मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। अब इसके बाद एक टर्म आती है हमारी एनर्जी क्वांटाइजेशन। एनर्जी क्वांटाइजेशन, अब एनर्जी क्वांटाइजेशन क्या होती है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है जैसे हमारा न्यूक्लियस है, उसके बाहर एक एनर्जी लेवल है, दूसरा एनर्जी लेवल है, तीसरा एनर्जी लेवल है। तो ये एनर्जी लेवल एनर्जी की कोई डेफिनेट वैल्यू ही ले सकता है। जैसे हाइड्रोजन एटम अगर है तो इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी, इसकी एनर्जी जो होगी वो -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी, क्योंकि दूसरा एनर्जी लेवल है। इसकी जो एनर्जी होगी वो -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी होगी। यानी कि एनर्जी की वैल्यू अगर कुछ फिक्स्ड है, बीच बीच के ही कोई वैल्यूज है, कंटिन्यूअस नहीं है कि कोई भी वैल्यू ले ली, इस चीज को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी जब इलेक्ट्रॉन अंदर मूव करते हैं तो वो एनर्जी की एक डेफिनेट अमाउंट ही लेते हैं, ना कि कोई कंटिन्यूअस कोई भी एनर्जी उन्हें दे दोगे। इसी चीज को एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। तो उनका पूरा फील्ड क्या हो गया, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी भारत के बारे में। क्या भारत में फिजिक्स का नोबेल प्राइज अभी तक नहीं आया है? आ चुका है, चाचा भतीजे की जोड़ी ला चुकी है। यानी कि आप देखिए, अब से 95 साल पहले 1930 में सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन को उनके स्कैटरिंग के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। स्कैटरिंग लाइट का किसी मीडियम पे पड़ के अपना कलर बदलना स्कैटरिंग कहलाता है। यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल पर जब लाइट पड़ती है तो वो चारों तरफ को फैल जाती है, बिखेर दी जाती है, इसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। इसकी खोज सीवी रमन ने की थी, इसके लिए इसे रमन इफेक्ट कहा जाता है, और ये मेडिसिन में काफी काम आता है। दूसरा नोबेल प्राइज जो मिला, हालांकि जो सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला उन्होंने पूरा काम भारत में ही रह के किया था, तो ये पूरी तरह से भारत का नोबेल प्राइज था। दूसरा नोबेल प्राइज मिला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, एस चंद्रशेखर को। ये थे तो भारतीय मूल के, लेकिन उन्होंने जो वर्क किया था वो बाहर जाके किया था, यूएसए में जाके किया था। इन्हें मिला था चंद्रशेखर लिमिट के लिए, यानी कि इन्होंने तारों का बनना और उनकी डेथ के लिए उन्होंने काम किया था, और ब्लैक होल की खोज में उन्होंने
काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी। तो एस चंद्रशेखर को ये नोबेल प्राइज मिल चुका है। भारत में इतने नोबेल प्राइज कम क्यों है? भारत की जनसंख्या को देखते हुए देखें तो प्रपोर्शन यहाँ पर रिसर्च वालों का काफी कम है। कारण बहुत सारे हैं, उनमें से एक कारण ये भी है कि भारत के अंदर अभी मिडिल क्लास लोग हैं। जैसे ही वो पढ़ते हैं, बीएससी एमएससी तक पहुंचते हैं, अब रिसर्च का फील्ड खुलता है, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी फंडिंग मिलती नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो एक आम आदमी को सबसे पहले अपना पेट पालना है, अपने परिवार की नीड देखनी है, या रिसर्च में जाना है। मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जहां दांत हैं वहां चने नहीं, जहां चने हैं वहां दांत नहीं। भारतीय जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो भी इंजीनियर्स को बाहर से हायर करते हैं, साइंटिस्ट को बाहर से हायर करते हैं मेडिसिन वगैरह बनाने में, उन पे ज्यादा रिलायबल है वो। इंडियन साइंटिस्ट को उतना प्रमोट हमारे बिजनेसमैन भी नहीं करते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ फॉक्सकॉन कंपनी है जो एप्पल फोन बनाती है, उसमें जितने भी फोन अमेरिका की कंपनी है, जितने भी आईफोन बन रहे हैं वो सब चाइना के इंजीनियर आके बना रहे हैं। भाई हम पे ट्रस्ट करोगे नहीं तो हम नया प्रोडक्ट बना के कैसे देंगे? कई बार बाइसिंग भी हो जाती है। यहाँ पर मैं अगर नोबेल प्राइज का जिक्र करूं और अपने यहाँ के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का जिक्र ना करूं तो सच में बहुत बड़ी गलती होगी। जगदीश चंद्र बसु वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन पे काम किया था, माइक्रोवेव्स पे काम किया था, रेडियो वेव्स पे काम किया था, और उन्होंने पहली बार इंसान की आवाज को एक जगह से दूसरी जगह बिना तार के पहुंचाया था। लेकिन ये प्रैक्टिकल जो जगदीश चंद्र बसु हैं, उन्होंने कहाँ किया था? कोलकाता के अंदर, जब हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के सामने। तो यूरोपियंस के सामने कोई प्रैक्टिकल करोगे तो अंधे के सामने रोए अपने नैन खोए। उन्होंने उनकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया और 1895 में उनकी खोज ऐसे ही गुमनाम रह गई। फिर यही इसी काम के लिए इटली के मार्कोनी को नोबेल प्राइज दे दिया गया, उन्हें आगे बढ़ा दिया गया, क्योंकि वो एक यूरोपियंस थे। अगर अभी भी आप गूगल करोगे तो रेडियो के आविष्कारक और माइक्रोवेव्स के आविष्कारक आप देखना, वायरलेस कम्युनिकेशन के आविष्कारक हमारे जगदीश चंद्र बसु ही निकलेंगे। इतने प्रयोग वो करते थे। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार बताया था कि प्लांट्स में भी जीवन होता है, वनस्पतियों में भी जीवन होता है। ऐसा नहीं हमारे साइंटिस्ट बहुत पीछे हैं। वो एक बार लंदन में प्रयोग करने गए हुए थे, उन्होंने मेटल फेटिंग पे काम किया था कि धातुएं भी थकती हैं, मेटल्स में भी जीवन होता है। क्यों नहीं होता होगा जीवन? जब हम सब ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बने हैं, हमारे अंदर जीवन है, तो मेटल भी तो एटम से मिलकर बनी है, क्या उनके अंदर जीवन नहीं होता होगा? अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए वो लंदन गए हुए थे। देखिए कॉन्स्पिरेसी कैसे होती है। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उन्होंने सबके सामने कहा कि जो साइनाइड होता है वो पॉइजन होता है, अगर उस पॉइजन को पीने से मनुष्य मर जाता है, हमारे भी एटम का कॉम्बिनेशन गड़बड़ कर जाता है, तो उसी साइनाइड को मैं एक मेटल की रॉड पे डालूंगा। उससे उन्होंने एक पेन कनेक्ट किया, पेन को एक ग्राफ पे कनेक्ट किया कि जैसे ही साइनाइड गिरेगा मेटल के अंदर वाइब्रेशन होंगे, पेन हिलेगा और ग्राफ के ऊपर एक जिगजैग पैटर्न आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा मेटल में जीवन होता है। उनके सामने साइनाइड लाया गया, उन्होंने साइनाइड डाला, नथिंग, कुछ नहीं हुआ। उस रॉड पे कोई पेन नहीं हिला। वहां मौजूद सारे वैज्ञानिक हंसने लगे कि ऐसा कोई होता है क्या? मेटल्स में जीवन होता है क्या? मेटल थर-थर कांप सकती है क्या ह्यूमंस की तरह? उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा था। बेटे जब फैसले अपने प्रयोगों से हजारों बार करके लिए होते हैं तो इंसान को भरोसा होता है। जब किसी से तुक्के में हमने उधार नहीं लिए होते हैं तो हम पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने कहा कि ये जो बोतल मुझे दी गई, अगर ये इस मेटल पे असर नहीं कर रही है तो इट कांट बी साइनाइड, और ऐसा कह के वो पी गए। सारे लोग स्टन हो गए कि ये क्या हुआ, इस व्यक्ति ने कितनी बड़ी पागलपंती कर दी है। वही हुआ जो होना था, उन्हें कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये साइनाइड नहीं है, मेरे पास चीट किया गया है, उस पर्सन को बुलाओ जिसने ये साइनाइड मुझे प्रोवाइड कराया है। उसने अपनी गलती मानी, असली साइनाइड आया और मेटल पे डाला, उसके अंदर वाइब्रेशंस हुए। बस इतना ही मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ जितने भी श्लोक हैं, अगर हम जब तक पावरफुल नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, लोग हमारी बात को नहीं सुनेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भावना तभी जागृत होगी। एक कमजोर आदमी गा रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, कौन सुनेगा उसे? लेकिन एक मजबूत राष्ट्र का व्यक्ति कुछ कह रहा है, हर एक को सुनना पड़ेगा। हर एक वो ये बोल रहा है पूरी दुनिया हमारा एक परिवार है, तो फिर उसमें लड़ाई कैसे हो सकती है? लेकिन इसके लिए हमें बहुत मजबूत बनना होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अमेरिका और उसके जो प्रेसिडेंट है कभी भी आंख दिखा देते हैं, और अभी पीस प्राइज के लिए उन्होंने कह रखा है कि अगर मुझे नहीं मिला तो पूरी अमेरिका की बेइज्जती है। ये है एक पावर। देखते हैं 10 तारीख को क्या नॉर्वेजियन कमेटी दबाव में आती है।
6 फील्ड में कुल नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, जिनमें से 5 फील्ड में स्वीडन गवर्नमेंट देती है और अपनी कैपिटल स्टॉकहोम के अंदर देती है। डिक्लेरेशन अक्टूबर के शुरू के 15 दिन में होता है, खासतौर पर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है, और उन्हें लेने के लिए अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी पे 10 दिसंबर को जाया जाता है। एक नोबेल प्राइज जो पीस प्राइज है वो नॉर्वे गवर्नमेंट देती है, उसकी कैपिटल ऑस्लो के अंदर वो दिया जाता है। ये नोबेल प्राइज के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में चीजें बताई। होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।